हेलो नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां और प्रागैतिहासिक काल के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तब आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एलेक्जेंडर री, A.H. लोंगहर्ट, रॉबर्ट सेविल, जेम्स बोर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिसे हम अश्विनी कुमार भी कहते हैं, के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो देखिए, भागवत धर्म जो है वो वैष्णव संप्रदाय से आता है। ये आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। भागवत धर्म जो है वो वैष्णव संप्रदाय से आता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। अगर देखिए, ये अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछ दे कि भारतवर्ष किस अभिलेख में है, भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है, तो हम लोग इसका आंसर क्या मारेंगे? हाथी गुम्फा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष क्या है? दुर्भिक्ष क्या है तो देखिए बताते हैं आप लोगों को। दुर्भिक्ष ऐसा समय जब भोजन या भिक्षा कठिनाई से मिलती है, उसे दुर्भिक्ष कहा जाता है। तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुज्रहोम से गर्तावास साक्ष्य मिला है। गर्तावास क्या होता है? गर्तावास होता है गड्ढा वाला घर, जिसे आज के डेट में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड। उसी को कहा जाता है गड्ढा घर। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रथा प्रचलित थी। तो देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं, इसको आप हो सके तो आप नोट कर लीजिए कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हों। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से शासकों ने कौन कौन से अभिलेख लिखे हैं। तो देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखा? कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा है। जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखा? रुद्रदामन ने लिखा। नासिक अभिलेख किसने लिखा? गौतमी बलश्री ने लिखा। प्रयाग स्तंभ लेख किसने लिखा? समुद्रगुप्त ने लिखा। एहोल अभिलेख किसने लिखा? पुलकेशिन II ने लिखा। मंदसौर अभिलेख किसने लिखा? मालवा नरेश यशोवर्मन ने लिखा। ग्वालियर अभिलेख किसने लिखा? प्रतिहार नरेश भोज ने लिखा है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखा? स्कंदगुप्त ने लिखा है। देवपाड़ा अभिलेख किसने लिखा? बंगाल शासक विजयसेन ने लिखा है। तो देखिए, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप हो सके तो आप नोट कर लीजिए। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो अरिकमेडु कहाँ है? अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट में है। पुदुचेरी के निकट में है। देखिए, अब हम आप लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बताने जा रहे हैं, जो कि साइड में वीडियो चल रहा हो सके तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए हैं। बर्मा क्या है? बर्मा स्वर्ण भूमि
सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। मलाया क्या है? मलाया स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया क्या है? कंबोडिया कंबोज के नाम से जाना जाता है। और जावा क्या है? जावा यव द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो देखिए, इतिहास का विभाजन प्रागितिहास या प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। तो जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उद्धृत का मतलब क्या होता है? उद्धृत का मतलब होता है कि उबारा हुआ या पृथक किया हुआ। पृथक मतलब अलग किया हुआ। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिए, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। अब हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, हो सके तो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिए। ज्ञानी मानव होमोसैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। होमोसैपियंस क्या है? होमोसैपियंस क्या है? तो होमोसैपियंस जो है वह लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा का प्रयोग किया गया है। तो होमो का अर्थ क्या होता है? मानव या आदमी। और सैपियंस का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान या चतुर। तो होमोसैपियंस का अर्थ होता है ज्ञानी मानव। अब हम संस्कृति के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं कि कौन से संस्कृति के लोग कौन से बर्तन का प्रयोग करते थे। तो देखिए, मालवा संस्कृति के लोग काला या लाल बर्तन का उपयोग करते थे। बुर्जहोम संस्कृति के लोग धूसर का प्रयोग करते थे, धूसर के बर्तन का प्रयोग करते थे। तो आप कहिए कि धूसर क्या है? धूसर मिट्टी के बर्तन को धूसर कहा जाता है। जोखे, जोखे संस्कृति के लोग लाल मिट्टी के बर्तन, लाल बर्तन का प्रयोग करते थे। दक्षिण नवपाषाण संस्कृति के लोग चमकीला धूसर का प्रयोग करते थे। और पूर्वी नवपाषाण संस्कृति के लोग भूरा लाल बर्तन का प्रयोग करते थे। तो अब हम लोग जानते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में, इन तीनों के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, नंबर 1 पूरा पाषाण काल, यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। मतलब कि आज से 20 लाख वर्ष पहले और उससे 12,000 वर्ष पहले के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आरंभिक पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा उत्तर पाषाण काल। तो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। अब देखिए, नंबर 2 मध्य पाषाण काल का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलीय यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों से हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। अब आइए नवपाषाण काल। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछ दे कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो इसका उत्तर क्या होगा? पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था, किस काल में हुआ था? तो हम लोग इसका उत्तर क्या मानेंगे? नवपाषाण काल में हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। यानी कि आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। इसमें आपको मतलब कि फंसना नहीं है आप लोगों को। अगर पूछ दे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो हम लोग इसका उत्तर क्या मारेंगे? पूरा पाषाण काल में। और पूछ दिया कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो पूरा पाषाणिक पुरास्थल कुरनुल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई।
तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ये प्राप्त कहाँ से हुआ था? ये प्राप्त हुआ था अतिरमपक्कम थे। अतिरमपक्कम से प्राप्त हुआ था। यह अतिरमपक्कम कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु, भारत से 60 किलोमीटर दूर स्थित कोर्टहल्लियर नदी के पास एक गांव है, वहीं से प्राप्त हुआ था। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। देखिए, उपजाने के लिए सर्वप्रथम कौन से फसल उपजाए मानव ने? गेहूं और जौ। लेकिन प्रयुक्त किया गया मतलब कि खाने के लिए प्रयुक्त किया गया पहला फसल क्या था? चावल था। तो इसमें आपको फंसना नहीं है। तो आगे देखिए, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्टफिक के बने थे। स्टफिक का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। इसको आप भुलाइएगा नहीं, ध्यान में रखिएगा। स्टफिक का मतलब पत्थर होता है। तो रॉबर्ट ब्रसफुड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लवावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। इसको आपको नहीं भुलाना है, मतलब कि नवपाषाणकालीन का सभ्यता का प्रारंभ 4000 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एक मात्र मानवाभ कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 से 1868 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्किबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका का अर्थ क्या है? भीमबैठका। तो भीमबेटका गुफा पुराशानिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1957 से लेकर के 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही। तो आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो आपके लाइक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी सहायता करेगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा देता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।